जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 एग्जाम जो आपका होने वाला है, इसके लिए इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आज की हमारी क्लास है दूसरी क्लास है, और इसमें जो है आज की क्लास में आपको भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ एवं राज्य क्षेत्र और भारतीय संविधान के स्रोत, अनुसूची एवं नागरिकता, इनसे जितने भी संबंधित क्वेश्चन होंगे वो सभी आज की क्लास में कवर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से पिछड़ों ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने हेतु संविधान में किन अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है? अर्थात किस अनुच्छेद के तहत जो है इसमें सम्मिलित किया गया है ईडब्ल्यूएस को? अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) को, अनुच्छेद 15(2) या 16(2), अनुच्छेद 15(3) एवं 16(3), अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6). तो ये जो संविधान संशोधन हुआ है, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण के देने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था, और उसमें जो अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को यहाँ पर जो है सम्मिलित किया गया था, याद रखेंगे। अनुच्छेद 16(6) इन दोनों में इसको सम्मिलित किया गया है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये आपका बीपीएससी एलडीसी मेंस एग्जाम में पूछा गया 2022 का क्वेश्चन है। आर्थिक रूप से पिछड़े जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है, इसको आरक्षण देने हेतु संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, और 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान किया गया है। और इसके अंतर्गत ईडब्ल्यूएस को वर्ग को जो है इसको 10% आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो कानून के समक्ष जो समानता है, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 68 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, और कानून के जो समक्ष समानता है, इसकी अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यह ब्रिटिश विधि शास्त्री प्रोफेसर डायसी के विधि के शासन के समरूप है, और यह एक नकारात्मक अवधारणा है। इसका तात्पर्य है जो है सामान्य जो परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ विधि द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों तथा अधिरोपित कर्तव्यों के मामले में समान व्यवहार किया जाएगा, और प्रत्येक व्यक्ति देश के साधारण विधि के अधीन होगा। मतलब जो भी देश की साधारण कानून होगा उसके अधीन ही होगा। और संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 में जो है समता का अधिकार प्रदान करता है। ये समता का अधिकार वर्णित है 14 से 18 अनुच्छेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। भारत में यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, हाल ही में आपने सुना होगा कि 1 कंट्री और 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव की जो अवधारणा है, इसको लागू करने की बात हो रही है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की अवधारणा की संशोधन की आवश्यकता होगी? आप सभी को पता है कि इसमें जो है आपके अनुच्छेद 83 में भी संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, 172 में भी, 356 में भी, और अनुच्छेद 246। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए निम्न अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। देख सकते हैं आप, संसद के सदनों की अवधि, अर्थात जो लोकसभा और राज्यसभा है, इसके बारे में अनुच्छेद 83 में वर्णित किया गया है, और लोकसभा और राज्यसभा जो है आपका, इन दोनों में इसके संशोधन की आवश्यकता होगी। फिर बात करेंगे दूसरा आपका अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 172 की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें राज्य की विधायिकाओं के कार्यकाल में भी संशोधन करना पड़ेगा। जो राज्य की विधायिका हैं, इनके कार्यकाल में यहाँ पे आपको संशोधन देखने को मिलेगा। फिर तीसरा बात करेंगे अनुच्छेद 85। तो अनुच्छेद 85 अर्थात जो संसद का सत्र है, 17वां स्थान है, और विघटन, इन तीनों में भी जो है संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 174 की बात करेंगे तो इसमें जो है राज्य के विधानमंडल के सत्र, 17वां स्थान और विघटन का उल्लेख है, और यहाँ पे संसद के सत्र, 17वां स्थान और विघटन का 85 में है और 174 में है। फिर अनुच्छेद 356 की बात करेंगे तो राज्यों में सांविधिक जो तंत्र है, इसके विफल हो जाने की दशा में उपबंध किया जाएगा। क्योंकि अगर देखिए एक देश एक चुनाव की अवधारणा होगी, तो जब किसी राज्य का संवैधानिक जो तंत्र है, या जैसे मतलब वहां पे कोई सरकार मतलब सत्ता में नहीं रह जाती है और उसमें बिखराव उत्पन्न हो जाता है, वहां पे संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा, तो फिर उस दशा में भी वहां पे संशोधन अनिवार्य हो जाएगा। तो इसलिए 356 में भी संशोधन करना अनिवार्य होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप लक्षण है, ये कहाँ का है? संसदात्मक शासन का, संघात्मक शासन का, अध्यक्षात्मक या एकात्मक? तो आप सभी को पता है
ये जो संघात्मक सरकार जहाँ की होती है वहां पे दोहरी नागरिकता इसका लक्षण, प्रमुख लक्षण माना जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, दोहरी नागरिकता संघात्मक शासन का लक्षण है और अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड जैसे देशों में इसे अपनाया है। यद्यपि भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था की गई है। जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें ओनली और ओनली सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा को लागू किया गया है। और ये जो है, यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक अर्थात अलग से कोई भी नागरिकता भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने के केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है। जम्मू कश्मीर लद्दाख, यहाँ पे जो लद्दाख है इसकी कोई अलग से कोई विधायिका नहीं है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपका 67th बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया 2021 का क्वेश्चन है। और इसमें आप देखेंगे कि जम्मू और कश्मीर राज्य विभाजन के बाद जो बने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की अपनी कोई भी विधायिका नहीं है। केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर राज्य का जो विभाजन है दो केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में जो है करने का फैसला लिया। इस संदर्भ में संसद ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित कर दिया। यह विधेयक जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने, जम्मू कश्मीर विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को बिना विधायिका वाला केंद्र शासित राज्य बनाने का प्रावधान किया गया है। आप देख सकते हैं। अच्छा, आपको बहुत लोगों को इसमें कुछ चीजें होती हैं जिसमें थोड़ा सा प्रावधान करना पड़ता है और कंफ्यूजन भी होगा कि आपका जो 370 है, धारा जो 370 है आर्टिकल, ये पूर्ण रूप से हटा दिया गया। लेकिन याद रखेंगे इसके कुछ ही प्रावधानों को इसमें हटाया गया है, बाकी सारे प्रावधान एज इट इज पहले जैसे ही लागू किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? जो आपका जुडिशियल सिस्टम है किस पर आधारित है? संविधान, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, परंपरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आपका जो कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है इसी पर जो है भारत की जुडिशियल सिस्टम न्यायिक प्रणाली जो है आधारित है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारत में न्यायिक प्रणाली का जो प्राथमिक एवं मुख्य स्रोत भारत का संविधान है। कोई विधि, कानून, नियम, उपनियम, आदेश अथवा निर्देश तभी तक विधि मान्य है जब तक वह संवैधानिक उपबंधों के अनुकूल है। इसके अलावा भारत में न्यायिक निर्वाचन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में गतिशील है, अर्थात विधानमंडल द्वारा उचित प्रक्रिया के अनुपालन में निर्मित विधि को ध्यान में रखा जाता है और इसमें भावना या इच्छा को नहीं देखा जाता। संवैधानिक व्याख्या में लिखित तत्वों के आधार पर प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। इसमें जो है मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद में इसे सुस्पष्ट किया गया। अगर आपसे पूछता है कहाँ पर जो है विधि द्वारा स्थापित या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जो है स्पष्ट किया गया है, तो एक केस है जो है मेनका गांधी बनाम भारत संघ, उसमें इस बात को पूरा का पूरा जो है स्पष्ट किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो आप सभी को पता है कि जो आपका जनजातीय जो भूमि है, जनजातियों के लिए किस में प्रावधान किया गया है? 5वीं अनुसूची में जनजातियों से संबंधित जितना भी वहां का आपका जनजातियों का जो सरकार का जितना भी संचालन है, ये 5वीं अनुसूची में इसको स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और 4 राज्य जो आपके विशेष हैं उनको 6वीं अनुसूची में स्थानांतरित किया गया है। ये बात आप याद रखेंगे। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन है और नियंत्रण है, इनके सभी उपबंध किए गए हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को छोड़कर। ये जो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्य हैं, इनको जो है 6वीं अनुसूची में शिफ्ट किया गया है। अनुसूची जो है 5 अनुच्छेद 244(1) के भाग खा खंड 5(2) के उपबंध में इसका उपबंध किया गया है। और इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निबंधन कर सकेंगे। साथ ही जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन का विनियमन भी कर सकेंगे। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। और दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है तो एक बार प्लीज वीडियो क्लास को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें अपने सभी मित्रों को, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 है, आज की जो क्लास है आपका बेसिक से बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। जैसे आप एक क्वेश्चन करते हैं उसकी सारी व्याख्या करते हैं,
तो आपका क्वेश्चन और उस क्वेश्चन से रिलेटेड बनने वाले सारे क्वेश्चन एक साथ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वो सारे के सारे आपके सही हो जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? भारतीय संविधान का जो आपका 8वीं अनुसूची है उसमें सम्मिलित की गई भारतीय भाषाएं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची दी गई है, जो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि मूल संविधान में जो है कितनी अनुसूचियां थी, तो इसमें कितनी भाषाएं थी, तो इसमें 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से संविधान में जोड़ी गई है? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? संघीय शासन, तो जो संघीय शासन होता है इसकी प्रमुख विशेषता होती है केंद्र और राज्य अपनी शक्ति संविधान से प्राप्त करेंगे। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अर्थात सेंट्रल और स्टेट दोनों को जो है पावर्स कहाँ से मिलती हैं? वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 11वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं है? पुस्तकालय शामिल है, ईंधन और चारा शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण शामिल है। इसमें ग्रामीण खेल को शामिल नहीं किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित 29 विषय रखे गए हैं, जिसमें वाचनालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा आदि शामिल है। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियों का उपबंध था। बाद में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में और जो दल बदल से संबंधित थे, और 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्रमशः 11वीं अनुसूची और तथा 12वीं अनुसूची को नगरीय प्रशासन को जोड़ा गया था। एक पंचायती राज और दूसरी नगरीय प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 11। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 9वीं अनुसूची जो अनुच्छेद 243 जी द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है? तो इसमें जो है 29 विषय, अभी बताया था आपको 29 विषय इसमें रखे गए हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? जानवरों के प्रति जो क्रूरता होती है, हत्या होती है, इनको रोकने के लिए समवर्ती सूची में प्रावधान किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये जो समवर्ती सूची है इसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा? भारत की राजनीतिक कुंडली, ये कहने वाले थे के.एम. मुंशी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो सदस्य थे के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली कहा है। और उल्लेखनीय है कि संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ये भी आपको याद रखना है। कई बार जो है आपसे कथन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ग्राम पंचायतों का गठन, तो ग्राम पंचायत जो है इसका गठन अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है, तो ए का 5 हो जाएगा। समान नागरिक संहिता, सिविल समान नागरिक संहिता जो है आर्टिकल 44 में है, आर्टिकल 44 में। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथककरण की बात करेंगे, यह जो है किसमें है? तो ये अनुच्छेद 50 में दिया हुआ है। फिर बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास, अनुच्छेद 51। कृषि एवं पशुपालन, अनुच्छेद 48 में है। ठीक है, तो A5 B1 यहाँ पे A5 तो है लेकिन B1 नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48, न्यायपालिका में कार्य पृथककरण अनुच्छेद 50 और अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ बताना है। तो जो भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1956 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश से गठन के बाद अन्य भाषा भाषियों द्वारा अलग अलग राज्य की मांग भी तेज हो गई, जिस पर विचार के लिए 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जो कमेटी गठन हुई थी, जिसके अन्य सदस्य थे के एम पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। राज्य पुनर्गठन गठित किया गया और इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपने रिपोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को सौंपी थी और इस समिति ने राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया तथा एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया और इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग जो है गठित किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसको मिला हुआ है, सभी के लिए आर्थिक न्याय ये भी मिला है, सभी के लिए शिक्षा इसको नहीं दिया गया, व्यक्ति की गरिमा इसे प्रदान है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी के लिए शिक्षा को स्थान नहीं मिला है, ठीक है। और शिक्षा का जो अधिकार अनुच्छेद 21 का के तहत जो है मौलिक अधिकार में दिया गया है। और संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें आप देख सकते हैं जो संविधान की प्रस्तावना है, एक बार देख लीजिए यहाँ पे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को आयत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आपके संविधान की जो है प्रस्तावना थी। यहाँ से जो है हमेशा एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, इसलिए संविधान की प्रस्तावना को आप सभी लोग याद कर ले, ठीक है। कई बार जो है यहाँ से पूछ लेते हैं कितने प्रकार के न्याय के उपबंध किया गया है, कितने प्रकार की समानता है, ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों का विचारानुसार क्रम दीजिए, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिए। सस्फलंग आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और यहाँ पे जो है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात सार्वभौमिक सबसे पहले आएगा, इसके बाद सबसे पहले आएगा सार्वभौमिक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर आएगा आपका समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी दूसरा आएगा और तीसरा आएगा धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। CADB ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारत को जो है किस तरह? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, सी ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? अभी आपको बताया था। सबसे पहले क्या आएगा? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र या प्रजातांत्रिक, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इससे। क्वेश्चन नंबर 20। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है ये आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना कहाँ से आरंभ होती है? हम भारत के लोग शब्दों से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उल्लेखित शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं का अर्थ है भारतीय शासन एवं सत्ता की संप्रभुता जनता में निहित है। क्वेश्चन नंबर 21 है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें समाजवादी शब्द के संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो जो आपका संविधान में संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके तहत जो है इसमें समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है और इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस संशोधन में षोडश सिंह समिति की सिफारिशें प्रभावी हुई और इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, इसे सरदार षोडश सिंह समिति की सिफारिश पर, जो कि भाग 4 का में वर्णित है। 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण जैसे शिक्षा, वन, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नाव तल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो प्रियम्बल है इसमें
इस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? ये बताना है किसको जो है इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। स्वतंत्रता और समानता इसको सम्मिलित था, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र सम्मिलित है, समाजवाद और समानता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। यहाँ पे समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, इस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में द्वारा जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये जो है मौलिक आपका जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना में जो है आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें भारतवर्ष को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। संघीय, एकात्मक, संसदीय। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो भारतीय जो संविधान की प्रकृति है ये संघीय भी है, एकात्मक भी है, संसदीय भी है। ठीक है, इसका एक से अधिक, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विद्वानों के मत इस प्रकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि भारतीय संविधान परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक और संघात्मक हो सकता है। प्रोफेसर केसी हुयर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध संघीय संविधान है। एस.आर. बोम्बई बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भारतीय संविधान परिसंघीय संविधान है और उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो संघात्मक एवं एकात्मक दोनों का मिश्रण है और यह संघात्मक होते हुए एकात्मकता की ओर भी झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? जो आप नया राज्य बनाते हैं तो वहां पर आपको साधारण बहुमत आपको जरूरी होता है। साधारण बहुमत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्याख्या में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है और संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जाते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो संघ में नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 में है, नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में है और नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 11 में है। राज्यों में विधान परिषद का जो सृजन है और समापन है ये अनुच्छेद 169 में इसका वर्णन है। और दोस्तों अगर आप सभी को क्लास पसंद आ रही है एक बार सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है? भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है कैसे? संसद के साधारण बहुमत से। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन में जो आपका क्वेश्चन आया था 2022 में उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कितने विषय थे? संघ सूची में जो है आपके 97 प्रविष्टियां हैं। राज्य सूची में जो आपका देखेंगे तो इसमें 66 प्रविष्टियां हैं और समवर्ती सूची में 47 है। ये ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन ए सी बी, ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला है 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में कौन सा है? इसमें जो है कृषि राज्य में आती है, शिक्षा जो है आपका दोनों राज्य और केंद्र दोनों में है तो ये समवर्ती सूची में है। शिक्षा कैसा विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, फिर पुलिस आपका जो है राज्य का भी है। ठीक है, पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। रक्षा की बात करेंगे तो रक्षा आपका केंद्र सूची का विषय है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। आपसे पूछा भी है कि शिक्षा जो है किस संविधान से किस देश के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है? तो भूमि सुधार जो है ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची के अंतर्गत भूमि सुधारों को सम्मिलित किया गया है और भूमि सुधार के कार्यों को कारगर बनाने के लिए नवी अनुसूची का प्रावधान किया गया।
क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता इसको कैसे नहीं, जन्म द्वारा किया जा सकता है, देशीकरण द्वारा किया जा सकता है, किसी भूभाग में सम्मेलन द्वारा किया जा सकता है नागरिकता प्राप्त, भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं कर सकते हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ से देखिए, आप देख सकते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 जो आपका इंडियन जो सिटीजनशिप एक्ट आया था, तो वो जो आपको 1955 में आया था, उसके द्वारा जो है 5 शर्तें नागरिकता प्राप्त करने की दी गई थी। कौन कौन सी थी? जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक रूप से तथा क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर। ठीक है, इन जो है 5 शर्तों के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती थी। अगला क्वेश्चन है 33, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, इसका संबंध दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, और ये जो है आपका 52वें संविधान संशोधन 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में जोड़ी गई। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, और वर्ष 1950 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना, ताकि संसद की अस्थिरता बनी रहे, जो स्थिरता हो जाती है वो बनी रहे लगातार। अगला क्वेश्चन है 34, भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह कौन सी है? वह धारा है आपकी धारा 170। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है, और इस अनुच्छेद के अनुसार अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। ठीक है, मतलब 500 से ना तो अधिक होनी चाहिए और ना ही 60 से कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? ये आपका 2005 का क्वेश्चन है। इसमें जो है उस समय जो है 28वां राज्य कौन सा था? झारखंड। ये याद रखिएगा, ये आपका 2005 का क्वेश्चन है। लेकिन वर्तमान में जो आपका 28वां राज्य कौन सा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वर्तमान में आपका 28वां राज्य कौन सा बना है? वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप सभी को पता है, लेकिन 28वां राज्य कौन सा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर, जिसका आंसर आप सभी को देना है। इसका भी आंसर आप सभी को देना है। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम का विचार कहां से लिया है? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। उम्मीद है सभी लोग जो है इसका आंसर एकदम सही देंगे, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आंसर सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और कैसी लगी आज की क्लास ये भी जरूर बताइएगा। क्लास अगर सभी को पसंद आई तो क्लास को एक बार सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। ठीक है, और आप लोगों की क्लास जो है आज से फिर स्टार्ट हो गई है कंटिन्यू। अभी लगातार जो है आपकी डेली 3 से 4 क्लास होंगी, जिनको आप लगातार आपके एग्जाम तक करना है। और उम्मीद है कि आपके जो है इस बार 80 से हम लोग का पूरा टारगेट है 90 प्लस मार्क्स लाने का। ठीक है, अगर 90 प्लस आप सभी लोग लाते हैं तो आप जो है जिसका भी 90 प्लस मार्क्स आता है, अगर 91 भी होता है तो आप जो है क्वालिफाई, मतलब आपका हर 100% जो है एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आपको 90 प्लस की तैयारी करना है, ना कि 80 प्लस की। ठीक है, और अगर आप सभी को क्लास पसंद आई है तो एक बार फिर से क्लास को लाइक करेंगे, शेयर कर दीजिए। और सभी लोग जो है हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जो आपका हमारा टेलीग्राम चैनल है विद्यालय एजुकेशन नाम से है, और इसको जो है आप सर्च भी कर सकते हैं, और इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको सारी क्लास की जानकारी और सभी जो है आपकी जो एनसीईआरटी क्लास चल रही है उसकी भी जानकारी मिल जाती है, और एनसीईआरटी क्लास की पीडीएफ भी वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।